जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 जी के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हाँ, वीडियो के बाद में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ग्राहम बेल। टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वह ग्राहम बेल ने किया था। चलिए कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार बताते हैं आपको। टीबी का आविष्कार पूछ लेता है एग्जाम में, किसने किया। तो टीबी का आविष्कार जो किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो डायनामाइट का आविष्कार जो किया था वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इंटरनेट का विकास का योगदान किसका है, तो वो है बिंट सर्फ और बॉब कान का। ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ईमेल का जो आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने किया था। एक पूछता मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। तो मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया था वह मार्टिन कूपर ने किया था। यह सब प्रश्न ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर जो है वह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हिंद महासागर। हिंद महासागर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के महासागरों का आकार के हिसाब से अगर क्रम बताएं तो सबसे बड़ा जो है वह प्रशांत महासागर है, या सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका आ जाता है अटलांटिक महासागर, या दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आ जाता है हिंद महासागर, या तीसरा सबसे बड़ा है। उसके बाद होता है दक्षिण महासागर, फिर सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। तो एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि सबसे छोटा महासागर कौन। तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, और सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर के बारे में बात करें तो हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी कि भारत पर रखा गया। यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला है। यह सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिख दीजिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भूपेन हजारिका असम के महान गायक संगीतकार जिन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भूपेन हजारिका संगीत, साहित्य और फिल्म निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। 2019 में उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख के साथ ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, स्टेट फॉर्म द हार्ट। स्टेट फॉर्म द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, यह आपसे पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कपिल देव। कपिल देव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है यह कपिल देव की आत्मकथा है, जो भारत के महान ऑलराउंडर और 1983 में भारत को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान हैं। चलिए कुछ प्रमुख खिलाड़ी और उनकी आत्मकथाएं बताते हैं। सचिन तेंदुलकर, इनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। सौरभ गांगुली, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, इनकी आत्मकथा का नाम। युवराज सिंह की आत्मकथा की बात करें तो युवराज सिंह की जो ऑटोबायोग्राफी है वह है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बीबीएस लक्ष्मण की बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी के नाम है 281 एंड बियॉन्ड। सुनील गावस्कर की बात करें सनी डेज रन्स एंड रन्स, या इनका सुनील गावस्कर कीजिएगा, ये आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी है। सुनील गावस्कर के शतकों की बात करेंगे, शतकों की संख्या कुल 34 है। अभी ये कहीं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नोबेल पुरस्कार में विज्ञान के कितने क्षेत्र शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार में विज्ञान के कितने क्षेत्र शामिल हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दीजिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। नोबेल पुरस्कार विज्ञान के लिए 3 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, भौतिकी, रसायन क्षेत्र और चिकित्सा क्षेत्र, जिसे जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। अन्य क्षेत्र जो है शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र है। बाकी नोबेल पुरस्कार के बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम या किसने लिखा था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। वंदे मातरम आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया। यह भी क्वेश्चन बनता है कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है
किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया। इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला? तो 1950 में मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका पहला संगीत संयोजन किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर को स्वीकार किया था। तो पहली बार मनाया गया 1950 से। आयोजन संस्था था यूनाइटेड नेशन यूएनओ। उद्देश्य क्या है? तो मानवाधिकारों की रक्षा और जागरूकता फैलाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा किस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1976 में हुआ। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगर 42वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं बताएं आपको तो यह इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लाया गया था। इस संशोधन के तहत संविधान बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए। मुख्य परिवर्तन क्या रहा? तो संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। अब क्वेश्चन बनता है कौन से 3 नए शब्द हैं? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय और अखंडता यह जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए। न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती तथा कार्यपालिका और विधायिका की अधिक शक्तियां दी गई। केंद्र और राज्यों पर अधिक नियंत्रण देने के लिए कई अनुच्छेदों में संशोधन हुआ। तो इसलिए यह जो संविधान संशोधन है यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है यह पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है वह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। गोविंद सागर झील गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसे भाखड़ा नागल बांध के निर्माण के बाद बनाया गया था। यह झील सतलज नदी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में फैली हुई है। अब चलिए झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपसे, जनरली पूछता है कि भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वह चिल्का झील है। कहां पर है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। एक क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? तो अभी हम लोग पढ़े गोविंद सागर झील जो कि हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर है। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वह बुलर झील है। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे डल झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो जम्मू कश्मीर में। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहां और कब किया गया था? भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहां और कब किया गया था यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में 1974 में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण के जैसलमेर जिले में किया गया था। इस परीक्षा का कोड नाम भी था क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। इस समय प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। परमाणु परीक्षण का उद्देश्य था शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट। कोड नाम था, ध्यान रखिएगा, कोड नेम पूछ लेता तो स्माइलिंग बुद्धा था। यह परीक्षण भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में ले गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वह 1958 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1958। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो भारत को रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भर बनाना और रक्षा सेवाओं के लिए अत्यधिक हथियार, मिसाइल, रडार, युद्ध सामग्री और तकनीकी समाधान विकसित करना। इसका मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में। अब आप लोग को इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में यह आपको बताना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हमारे देश की आन बान शान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसरो फुल फॉर्म जान लीजिए, बहुत बार बताया भी है लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए। इसरो जिसका फुल फॉर्म
फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसरो का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था जो कि 1975 में लॉन्च किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह किस मॉडल पर आधारित थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि पहली पंचवर्षीय योजना की मॉडल क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाराड डोमार मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना हमारी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था। इसका आधार था हारोड डोमर मॉडल पर। यह एक आर्थिक विकास मॉडल है जो यह बताता है कि निवेश और बचत की दर किसी देश की आर्थिक वृद्धि में कैसे भूमिका निभाती है। पहली योजना का उद्देश्य था कृषि, सिंचाई, ऊर्जा और परिवहन पर जोर देना। लक्ष्य जो था गरीबी उन्मूलन व बुनियादी ढांचे का विकास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे बोलते हैं राज्य हड़प की नीति का पहला शिकार कौन सा राज्य था? चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सतारा। सतारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे बोलते हैं राज्य हड़प की नीति लागू किया, जिसके अनुसार यदि किसी देसी राजा की कोई प्राकृतिक संतान नहीं होती और वह गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी घोषित करता है तो वह राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन कर लिया जाएगा। पहला राज्य जो इस नीति का शिकार बना वह सतारा था 1848 ईस्वी में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अन्य शिकार राज्य हैं सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस नीति का कड़ा विरोध किया और 1897 क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, विंस्टन चर्चिल था भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बंबई के गवालिया टैंक मैदान से था। इसमें एक प्रसिद्ध नारा लगा, करो या मरो, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का फुल फॉर्म है कि औपचारिक शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। यह योजना ग्रामीण भारत के गरीब परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करती है। इसका पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। लागू करने की तारीख तो 2 फरवरी 2006। प्रारंभ में नाम जो था वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा था। नाम बदला गया, कब बदला गया इसका नाम? नरेगा से मनरेगा, तो 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में तय किया गया था? भारतीय संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में तय किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस में। चलिए केशवानंद भारती केस के बारे में जान लेते हैं। तो मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में की गई थी। इस निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को कोई नहीं बदल सकती है। इस केस का क्या नाम था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में निर्णय देने वाली पीठ जो थी 13 पीठों की थी। न्यायाधीशों की संविधान पीठ अब तक की सबसे बड़ी रही है यार। मुख्य सिद्धांत था मूल संरचना संसद के संशोधन अधिकार से परे है। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एम सीकरी इस समय मुख्य न्यायाधीश थे। बहुमत से निर्णय लिया गया, 7-6 के बहुमत से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था संविधान सभा के गठन। संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था।
कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था मार्च 1946 में। इसके सदस्य थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसका उद्देश्य था भारत के लिए एक संविधान बनाने की प्रक्रिया तय करना, संविधान सभा गठन करना जिसमें भारत के लोगों अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान बना सके। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में किससे ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में किससे ली गई है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है न्यायपालिका विशेषकर उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान के अनुरूप न होने वाले किसी भी कानून या कार्यपालिका के निर्णय को अवैध घोषित कर सकती है। यह सिद्धांत भारत के संविधान में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32/226 के तहत समाहित है। भारत ने यह अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहां मिला है। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहां मिला है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बाथ जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में से एक है। या मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में है से प्राप्त हुआ था। यह एक आयताकार जलाशय है जिसमें धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में हुई थी। नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारी और जब वे प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। गांधी जी ने उस समय अंतिम शब्द कहा, हे राम। ऐसा कहा जाता है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित या नहीं है। हत्या के बाद नाथूराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा जो है वह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है यह आपसे पूछा है। तो नासा जो है अमेरिका देश की एजेंसी है, जैसे कि भारत की एजेंसी है स्पेस एजेंसी है इसरो, तो वैसे ही नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म जान लीजिए, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है यह आपसे पूछा है। तो कंप्यूटर का पिता जो कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, वह चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। चलिए कंप्यूटर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछता है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछता है तो वर्ल्ड वाइड वेब। एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या एसटीपी का फुल फॉर्म होता है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है लैन। वैन का भी पूछता है तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सब फुल फॉर्म ध्यान रखिए, पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो श्रमिकों के अधिकार, रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर न्याय को बढ़ावा देती है। इसे 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल गजट जो है भारत में पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जिसे हिक्कीज बंगाल बजट भी कहा जाता है। यह पत्र जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। शुरू कब हुआ तो 29 जनवरी 1780 में। भाषा थी इसकी अंग्रेजी। स्थान था कोलकाता। या एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह अखबार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की आलोचना करता था।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है, या सही है। चार मीनार जो है हैदराबाद में, या भी सही है। परंतु विक्टोरिया मेमोरियल जो मुंबई में है, या गलत है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वह कोलकाता में स्थित है। हवा महल जो है वह जयपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया मेमोरियल जो है वह मुंबई में नहीं है, वह कोलकाता में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस योजना को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। किस योजना को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। बढ़िया प्रश्न है, लोग गलत करके आएंगे। चलिए बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। नहीं, अगर आप चौथी पंचवर्षीय योजना टिक कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रोलिंग प्लान की अवधारणा 1978-79 में मेटोरियम नीति के तहत लाई गई थी, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान लागू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। चलिए बता दीजिए कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है वह 29 अगस्त को होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त। भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में चुना गया, जो 1905 में इसी दिन जन्मे थे। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आधारित है, जो भारतीय हॉकी के जादूगर माने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए राइट आंसर लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न पूछा है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह कब समाप्त हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ 1945 में हुआ। चलिए डिटेल्स में पढ़ लेते हैं इसको। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। यह युद्ध 6 साल से अधिक चला और इसका अंत जो हुआ 2 सितंबर 1945 को, जब जापान ने आत्मसमर्पण किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुई 1945 में हुई। तो ये रहे टॉप 30 जीके के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर नहीं किया गया है तो प्लीज वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं।